Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's BRBL in 30 days series, we are going to discuss the topic laws relating to securities and modes of charge part 2. तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एप्रोप्रिएशन की, जो हम एक एग्जांपल से समझेंगे. सो think about a situation that there is a person whose name is Aman. He has taken two loans from a bank, loan A and loan B, and he comes to the bank and says, keep this 10,000 rupees and this 10,000 rupees is towards the loan payment. अब उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया ये जो 10,000 रुपीज है ये लोन ए की पेमेंट के लिए है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के लिए, या फिर लोन बी के लिए. अब यहाँ पे बैंक ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम बट दे वर अनेबल टू गेट होल्ड ऑफ हिम. तो अब यहाँ पे बैंक अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है कि कौन से लोन के लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा. ये जो राइट है डिस्क्रिशन यूज करने का, ये है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन. ये बैंक का राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है. अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं. अगर तो लोन ए पहले ड्यू है, चाहे एक दिन पहले भी ड्यू है, तो लोन ए की तरफ पेमेंट की जाएगी. अगर लोन बी ड्यू है तो लोन बी की तरफ पेमेंट की जाएगी. अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, दोनों सेम इंपॉर्टेंस के लोन्स हैं, तो सबसे पहले इन लोन्स की इंटरेस्ट की तरफ पेमेंट की जाएगी. उसके बाद जो पैसा पे बचेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टोटल डिस्क्रेशन होता है, लेकिन स्टिल सम काइंड ऑफ डिस्क्रेशन इज देयर इन राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन. अब एप्रोप्रिएशन क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ अप्लाइंग अ स्पेसिफिक पेमेंट. कहां से रिसीव वो पेमेंट? डेटर से हुई है. और कहां यूज किया वो पैसा? एक पर्टिकुलर डेट को रीपे करने के लिए. ओके, इफ नाइदर पार्टी स्पेसिफाइज द डेट फॉर पेमेंट, कि कौन सी डेट के लिए पैसा है, तो सबसे पहले जो पहले ड्यू है इन ऑर्डर ऑफ टाइम अप्लाई किया जाएगा कि जो पहले डेट ड्यू है उसका पेमेंट किए जाए. ठीक है, चाहे वो टाइम बार्ड है चाहे टाइम बार्ड नहीं है, लेकिन जो पहले ड्यू है उसकी तरफ पेमेंट किया जाएगा. अगर दोनों सेम टाइम पे सेम इक्वल स्टैंडिंग के हैं तो फिर प्रोपोर्शनेटली पैसा डिवाइड किया जाएगा. पहले इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ, उसके बाद प्रिंसिपल पेमेंट की तरफ. नेक्स्ट है असाइनमेंट. इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो जैसे मेरा नाम है मेघा और मैंने आपको कुछ पैसे उधार दिए. ठीक है, तो अब आपसे ये पैसे लेना मेरा राइट है. ओके, मैंने आपको एक डेट दी है, अगर आपको मैंने पैसा दिया है जो उधार के लिए दिया है, तो मैं क्रेडिटर हूं, आप हैं डेटर, तो इट इज माई राइट टू गेट दैट मनी बैक फ्रॉम यू. अब ये जो मेरा राइट है ये मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ. मैं आपको बोलूंगी कि आप मुझे मत पैसे दो, आप वरुण को पैसे दे दो. मैंने अपना राइट क्या किया? ट्रांसफर कर दिया. मैंने अपना जो राइट है आपसे पैसे लेने का वरुण को असाइन कर दिया. ठीक है, तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट्स और बेनिफिट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मैंने बेनिफिट किसी और को दे दिया, मैं असाइनर हूं. इस केस में वरुण जो है वो असाइनी है. आप अपनी ड्यूटीज नहीं ट्रांसफर कर सकते, बर्डन नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी डेट्रीमेंटल नहीं, कुछ प्रॉफिटेबल है, कोई बेनिफिट है वो ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है, तो वो असाइनमेंट में आता है कि आप अपना कोई राइट या अपना बेनिफिट किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो. जैसे मेरा राइट था आपसे पैसे लेने का, आप मेरे डेटर हो, मैंने वो राइट किसको असाइन कर दिया? वरुण को असाइन कर दिया. ठीक है, तो इंडिया में ये अलाउड है कि आप अपना राइट जो है किसी और को दे सकते हैं. जैसे मैंने अगर बैंक से लोन लेना है तो मेरी LIC पॉलिसी है कोई, तो मेरा राइट है कि जब वो LIC पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी तो उसका पैसा मुझे मिलेगा. लेकिन अगर मैंने बैंक से लोन देना है तो मैं अपना जो राइट है पैसे मिलने का, जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है, वो मैं राइट किसको ट्रांसफर कर दूंगी? बैंक को, कि अगर मैंने नहीं लोन चुकाया तो फिर LIC का पैसा आपको मिलेगा. तो मैंने अपना राइट बैंक को असाइन कर दिया. तो इंडिया में असाइनमेंट अलाउड है, लेकिन कुछ लोगों को अलाउड नहीं है. जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स, ऑफिसर्स ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो आप किसी को भी असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन कैटेगरी के लोगों को असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकता है. और जब भी असाइनमेंट होती है ये रिटन इंस्ट्रूमेंट की तरह होती है, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू ही असाइनमेंट होता है. अगर मैं आपको अपना राइट असाइन कर रही हूं तो या तो मैं साइन करूंगी या फिर जो मेरा ऑथराइज्ड एजेंट है वो करेगा.
देन यहाँ पे मैं अपना राइट जो है आपसे पैसे लेने का, मेघा किसको अपना राइट ट्रांसफर कर रही है, वरुण को कर रही है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट है मैं उतना ही इक्वल वरुण को ट्रांसफर कर सकती हूँ, अपने राइट से बढ़ के कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकती। अगर मेरा आपसे राइट है 10,000 वसूलने का, तो मैं वो 10,000 वसूलने का राइट वरुण को दे रही हूँ, मैं ज्यादा का 12-15 का नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जितना मेरा है मैं उससे ज्यादा का किसी और को राइट असाइन नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप ये मान लो कि मेरा आपसे जो पैसे लेने का जो राइट था मैंने वरुण को ट्रांसफर कर दिया। तो अगर आपसे पैसे लेने का जो मेरा राइट है उस पे कोई क्लेम अराइज हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे उसमें वरुण के राइट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, वरुण के राइट्स भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि मेरे जो राइट्स हैं वही मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो मेरे राइट्स में कोई इशू है और अगर मैं वरुण को वो असाइन कर चुकी हूँ राइट्स, तो उन पे भी अफेक्ट हो सकता है, वरुण के क्लेम पे भी अफेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज असाइनमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक फंड। तो मान लीजिए जब मैंने आपको पैसे उधार दिए थे, ठीक है, तो आपने मुझे बोला कि मैं 2 महीने बाद पैसे वापस कर दूंगा, तो हमने ये अग्रीमेंट किया कि जो आप ये मुझे पैसे वापस करेंगे ये एक स्पेसिफिक फंड में से करेंगे, ये फंड है इसमें से आप मुझे पैसे वापस करेंगे। तो यहाँ पे ये फंड के पैसे असाइन हो गए कि उस फंड में से आप मुझे पैसे वापस कर देंगे, मेरा यही राइट मैंने वरुण को ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में पता है कि वो पैसा कहां से आएगा, इस स्पेसिफिक फंड में से आएगा। तो यहाँ पे फिर कोई काउंटर क्लेम नहीं कर सकता है, वरुण को जो मैंने अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिए वो इरिवोकेबल है, कोई इशू यहाँ पे नहीं क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो असाइनमेंट में कुछ नहीं है, बस मैं अपने जो राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो किसी और को ट्रांसफर कर देती हूँ। उसके बाद है प्लेज। अब मुझे लोन लेना है बैंक से। मैंने क्या किया, मैंने अपनी ज्वेलरी बैंक के पास गिरवी रख दी। जो मूवेबल चीजें होती है ना, मूवेबल, यहां से वहां जो चीज जा सकती है उस पे ही प्लेज क्रिएट होती है। तो मुझे लोन लेना था बैंक से, मैंने अपने गहने गिरवी रख दिए और वो गहने बैंक के पास चले गए। पोजेशन किसके पास चलेगी, जो चीज गिरवी रखी है जो, वो बैंक के पास चलेगी, लेंडर के पास चलेगी। अगर तो मैं सारा पैसा चुका देती हूँ, मुझे मेरे गहने वापस मिल जाएंगे, नहीं तो फिर वो बैंक उनको बेच के अपने पैसे वसूल लेगा। तो प्लेज क्या होता है, जब आप अपने गुड्स की बेलमेंट करते हो, यानी कि किसी और को वो सामान दे देते हो, बैंक के पास वो ज्वेलरी पड़ी रहती है जब तक मैं अपना प्रॉमिस नहीं परफॉर्म कर देती या फिर डेट रीपे नहीं कर देती। अब मैंने गहने गिरवी रखे हैं, मैं हूं पॉनर, जिसके पास गहने गहने गिरवी रखे हैं, जैसे कि लेंडर इस केस में बैंक है, वो है पॉनी है। पॉनी का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है प्लेज के अंदर, मेरा जनरल प्रॉपर्टी है। बैंक का इंटरेस्ट लिमिटेड है, जितने तक का लोन है उतना ही उनका इंटरेस्ट है मेरी ज्वेलरी के अंदर, कि अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो वो उसको बेच के अपना पैसा पूरा कर लेंगे। लेकिन जनरली जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है। बैंक का लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट होता है ज्वेलरी के अंदर, लेकिन जनरली और मेरी है, ओनरशिप अभी भी मेरी है, लेकिन पोजेशन बैंक के पास चली गई है जब तक कि मैं वो पैसा नहीं चुका सकती। प्लेज के जो केसेस हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब मैंने जो सामान या ज्वेलरी, जो भी चीजें जो मैं गिरवी रखती हूँ प्रॉपर्टी अपनी बैंक के पास, वो एक्चुअल डिलीवर भी कर सकती हूँ कि जाके मैंने एक्चुअली वो सामान बैंक के पास रखा, उसके बदले में मुझे लोन मिला। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि जरूरी नहीं कि सामान एक्चुअली जाके बैंक के पास रखा है, कुछ केसेस में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉलोइंग कुछ केसेस है जिसके थ्रू एक्चुअली सामान बैंक के प्रेमाइसेस में नहीं है, लेकिन माना जाएगा कि प्लेज क्रिएट हो गई है और वो सामान बैंक को डिलीवर कर दिया गया है। तो सबसे पहले है बाय हैंडिंग ओवर द कीज ऑफ द गोडाउन। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, कपड़ों की फैक्ट्री है, तो अब एक्चुअली में मैं कपड़े बैंक को नहीं दे रही हूँ, लेकिन जिस गोडाउन में मेरा सामान पड़ा है, सारा माल पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, वो उसकी चाबी मैंने बैंक को दे दी, तो माना जाएगा कि डिलीवरी होगी सामान की बैंक के पास। दूसरा है बाय अटॉर्नमेंट। अटॉर्नमेंट का क्या मतलब होता है, जो भी मेरा सामान है जो मैं गिरवी रखना चाहती हूँ, इट इज इन अ पब्लिक वेयर हाउस, तो वहां पे वेयर हाउस का जो वेयर हाउस मैन है वो ये एक्नॉलेज करता है रिटर्न में, पॉनी को बोलता है कि ठीक है ये गुड्स जो हैं यहाँ पड़े हैं, आपके बिहाफ पे मैंने रखे हुए हैं। तो वेयर हाउस मैन बैंक को बोलेगा कि ठीक है द गुड्स आर हेयर एंड आई एम कीपिंग देम ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ये बाय अटॉर्नमेंट भी मान लिया जाएगा कि प्लेज क्रिएट हो गई है। कई बार क्या होता है कि हम सामान का जो टाइटल ऑफ गुड्स है, जो कागज हैं उनके, कोई रेलवे रिसीट है, बिल ऑफ लेडिंग है, जो उनकी प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं,
जो भी हम गिरवी रख रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मैं बैंक को दे दूंगी तो भी प्लेज क्रिएट हो जाती है। उसके बाद अग्रीमेंट ऑफ प्लेज मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। कई बार ट्रांजेक्शन का नेचर ऐसा होता है कि ये मान लिया जाता है कि ऑब्वियसली आपने ये लोन अगर दिया है बैंक ने आपको, तो ये जो प्लेज है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। कई बार इम्प्लाइड होता है बाय द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। देन प्लेज इज लॉस्ट व्हेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज लॉस्ट। मैंने बैंक के पास अपनी ज्वेलरी रखी, ठीक है, और बैंक वालों से वो ज्वेलरी अगर गुम जाती है, जो भी गुड्स हैं वो अगर गुम जाते हैं या पोजेशन वो लूज कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो पोजेशन अगर गुड्स की लूज कर दी तो प्लेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बैंक के पास अब गुड्स रखने की जगह नहीं है, या वो ऐसी तरीके के गुड्स है जिन्हें सिर्फ फैक्ट्री में रखना सही रहता है, बैंक्स अपने पास रखेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मान लो कि मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, मेरा नाम है मेघा और मुझे एसबीआई से लोन लेना है, तो मेरी अगर कपड़ों की फैक्ट्री है तो मैं अपने कपड़ों के थान बैंक के पास ले जाके रखूं। इससे बेटर है कि वो कपड़ों के थान मेरे पास ही पड़े रहेंगे, लेकिन मैं एक रिटर्न लेटर ऑफ ट्रस्ट जो है बैंक को दे दूंगी, जिसे ट्रस्ट रिसीट बोला जाएगा, जिसमें मैं बैंक को ये डिक्लेरेशन दूंगी कि ऑल दो गुड्स मेरे पास ही पड़े हैं, बोरोअर के पास ही पड़े हैं, बट मैंने ये आपके ट्रस्ट में अपने पास रखे हुए हैं। ट्रस्ट रिसीट का फायदा ही होता है, मान लो कल अगर मेरी फैक्ट्री का दिवालिया निकल जाता है, वाइंडिंग अप हो रही है, लिक्विडेशन हो रही है, तो अब एक लिक्विडेटर असाइन होगा। लिक्विडेटर का काम क्या होगा कि वो मेरा सारा सामान बेच के जो भी मेरे क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा उनको वापस देने का काम होता है उसका। लेकिन अगर किसी गुड्स पे ट्रस्ट रिसीट है तो उन पे सिर्फ मेरे बैंक का हक होगा, जिसके जिसके लिए मैंने ट्रस्ट रिसीट का लेटर बनाया था, ठीक है। तो अगर कल मैंने जो गुड्स जिनके अगेंस्ट लोन लिया था वो मैंने बैंक के पास नहीं रखे, मैंने उनको ट्रस्ट रिसीट दे दी, तो अब वो माना जाएगा कि प्लेज उस पे क्रिएट हो चुकी है, ऑल दो पोजेशन मेरे पास ही है। और कल कुछ गड़बड़ होती है, वाइंडिंग अप होती है, कुछ भी होता है, इन गुड्स पे बैंक का ही हक रहेगा, उसके जो क्लेम्स है वो अनअफेक्टेड रहते हैं। इवन ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, कोई भी इन पे अपना हक नहीं जता सकता है। फिर प्लेज क्रिएट कौन कर सकता है? ऑब्वियसली जो ओनर है। अगर मेरे गुड्स हैं तो मैं उस पर प्लेज क्रिएट कर सकती हूँ, गिरवी रख सकती हूँ। दूसरा है मर्केंटाइल एजेंट। हो सकता है मैंने अपना सामान किसी और को दे रखे हैं, गुड्स अपने एजेंट को दे रखे हैं, वो एजेंट मेरी तरफ से सामान बेचता है, तो वो जो मेरा मर्केंटाइल एजेंट है वो भी गुड्स पे प्लेज क्रिएट कर सकता है। हाँ, उसके पास या तो गुड्स का पोजेशन होना चाहिए या फिर जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है उनका पोजेशन होना चाहिए ओनर के कंसेंट के साथ, और उसके पास गुड्स इन द कैपेसिटी ऑफ मर्केंटाइल एजेंट ही आए होने चाहिए। और जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेसेस में कई बार प्लेज क्रिएट करना जरूरी हो सकता है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर जरूरी है तो वो भी प्लेज क्रिएट कर सकता है। और जो पॉनी होगा जिसके पास गुड्स प्लेज किए जाएंगे वो भी गुड फेथ में एक्ट करे, एंड उसके पास बिल्कुल भी शक करने का कारण ना हो कि इस पर्सन के पास प्लेज क्रिएट करने का राइट नहीं है। उसको पूरे यकीन हो कि अगर ये पर्सन प्लेज क्रिएट कर रहा है तो इसके पास प्लेज क्रिएट करने का राइट है। नेक्स्ट इज पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि ए के गुड्स थे, बी ने धोखे से अपने पास ले लिए और बी ने उनको जेड के पास प्लेज कर दिया, ठीक है। जेड को पता नहीं था कि ये उसने धोखे से लिए, उसको लगा कि बी के पास राइट है प्लेज करने का, तो जेड ने क्या किया, वो गुड्स अपने पास रख लिए और बी को लोन दे दिया। कल ए आके जी को नहीं बोल सकता कि तुम मेरा सामान वापस करो, क्योंकि जो जेड है, जी है, उसने तो बिना किसी शक के गुड्स पे प्लेज क्रिएट कर लिया था, ठीक है। उसके पास कोई कारण ही नहीं था बी पे शक करने का, तो यहाँ पे जी से सामान ए छीन नहीं सकता है, नहीं ले जा सकता। उसको केस करना है वो बी पे करेगा जिसने उसके साथ फ्रॉड किया। जी ने तो गुड फेथ में, जो इसने तो गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। अगर हम दूसरे नाम लेके एग्जांपल करें, ये एक है अमन, अमन से चोरी करके सामान ले गया राहुल, ठीक है। अब राहुल ने उन गुड्स को गिरवी रख दिया रोहित के पास। अब रोहित को नहीं पता था कि राहुल के पास चोरी का सामान है, ठीक है। रोहित ने वो सामान प्लेज करके राहुल को लोन दे दिया। अब अमन को अगर केस करना है ना तो वो राहुल पे करेगा, वो रोहित से उसके गुड्स नहीं छीन सकता, क्योंकि रोहित ने गुड फेथ में राहुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसके बाद है सेलर ऑफ द गुड भी प्लेज क्रिएट कर सकता है। मान लो
अमन ने रोहित को सामान बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अमन ने सामान की डिलीवरी रोहित के पास नहीं करवाई है, ऑल्दो उसने रोहित को सामान बेच दिया है, लेकिन अमन के पास ही अभी सामान पड़ा है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है। तो इस केस में अमन जो है, अगर वो इन बिके हुए गुड्स पे भी प्लेज क्रिएट कर देता है, इनको गिरवी रख देता है, मान लो उसने रमन के पास गुड्स गिरवी रख के लोन ले लिया, तो यहाँ पे रमन को तो पता ही नहीं है कि ये गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। तो अगर इन गुड फेथ वो एक्ट करके, अमन पे विश्वास करके लोन दे देता है गुड्स के बदले में, तो वैलिड प्लेज यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब मान लो ये है अमन, ये है राहुल और ये है रोहित। अमन ने गुड्स प्लेज किए राहुल के पास, उसके बदले में राहुल ने इसको पैसे दे दिए। अब ये सामान किसके पास पड़ा? राहुल के पास। अब राहुल को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने क्या किया, इनको रीप्लेज कर दिया, सेम गुड्स को रोहित के पास प्लेज कर दिया। रोहित ने कहा ठीक है, रोहित ने इसके बदले में राहुल को पैसे दे दिए। अब अमन ने कल राहुल के पैसे वापस किए, वो बोलता कि मुझे मेरा सामान वापस करो। अब राहुल ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो रोहित को दे दिए। अब चाहे राहुल ने रोहित का पैसा वापस करा है नहीं करा है, अब रोहित से लेकर राहुल को ये सामान अमन को देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। When the original pawner repays the debt to the first pawnee, he is entitled to the return of the goods, although they may be in the hands of the second pawnee. चाहे रोहित के हाथ में, लेकिन अमन को वापस मिलेंगे क्योंकि अमन ने लोन का पैसा चुका दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से रीप्लेज भी किया जा सकता है। उसके बाद अब पॉनी के क्या राइट्स हैं? मान लो अमन ने गुड्स को गिरवी रखा एसबीआई के पास और लोन ले लिया, तो अमन क्या है? पॉनर, और एसबीआई क्या है? पॉनी। तो इस केस में पॉनी यानी कि एसबीआई के क्या राइट्स होंगे? एसबीआई के पास राइट है कि जब तक के सामान का पैसा ना चुकाया जाए, लोन ना चुकाया जाए, उसके पास गुड्स को रिटेन करने का हक है, जो भी चीज गिरवी रखी गई है उसके पास रिटेन करने का हक है। फिर उसके बाद अब देखो, मान लो अमन ने ज्वेलरी गिरवी रखी थी, तो ज्वेलरी के अगेंस्ट जब लोन दिया है एसबीआई ने, तो ज्वेलरी को मेंटेन करने के जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं वो भी क्लेम करने का हक एसबीआई के पास है। जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, जब तक अमन नहीं चुकाएगा तब तक उसको ज्वेलरी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए एसबीआई अमन पे केस जरूर कर सकता है, लेकिन रिटेन नहीं करके रख सकता गुड्स को, ठीक है। अब मान लो अमन ने लोन ए के लिए ज्वेलरी गिरवी रखी थी, ठीक है, और एक उसने बी लोन भी ले रखा है, अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है। अब अमन ने क्या किया, लोन ए का पैसा चुका दिया। अब वो बैंक को बोलता है कि मेरी ज्वेलरी वापस करो। बैंक बोले कि नहीं, पहले बी लोन चुकाओ फिर तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ए लोन के लिए ज्वेलरी गिरवी रखी गई थी, तो ए लोन का अगर पैसा वापस हो गया है तो बैंक को वो ज्वेलरी वापस करनी पड़ेगी। सो नो राइट टू रिटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर डेट्स। सेम लोन अगर अलग अलग किस्तों में गया है तो उसको तो एक ही लोन माना जाएगा, लेकिन अगर दो सेपरेट बिल्कुल लोन्स हैं तो एक लोन के लिए जो चीज गिरवी रखी गई है वो दूसरे के लिए रिटेन नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब एसबीआई के पास ही ज्वेलरी पड़ी है, अगर उस ज्वेलरी को किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई हार्म होता है तो इसमें अमन भी केस कर सकता है थर्ड पार्टी पे, एसबीआई भी केस कर सकता है, क्योंकि एसबीआई के पास भी तो प्लेज पड़ी है ना ज्वेलरी। ओके, अब मान लो अमन कर देता है डिफॉल्ट पैसे में, तो यहाँ पे एसबीआई के पास राइट है कि एक तो सू कर दे अमन को, उस पे केस कर दे कि तू अपनी डेट पूरी वापस कर, या फिर अब जो उसके पास ज्वेलरी गिरवी पड़ी थी अब उसको वो रिटेन कर ले, ठीक है। और उसके पास पावर है कि उनको सेल कर दे, अमन को रीजनेबल नोटिस देने के बाद उसको बोले कि तुम तो पैसे वापस नहीं कर रहे हो, ये लो नोटिस, अब हम इसको सेल करने वाले हैं। अगर मान लो कि अब सेल हो गई, लोन था 50,000 का, ज्वेलरी बिकी 60,000 में, तो बाकी का 10,000 अमन को वापस मिलेगा। अगर मान लो लोन 50,000 का था, ज्वेलरी 45,000 में बिकी, तो 5,000 रुपीज अभी भी अमन देगा बैंक को, तब तक अमन की लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। अब मान लो अमन ने बोला कि टाइम मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है, एसबीआई ने अमन को बोल दिया कि तुम तो लोन नहीं चुका रहे हो, अब हम तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब हम इसको बेच देंगे। अमन को नोटिस चला गया, ठीक है, अब वो टाइम खत्म हो गया। अब बाय चांस अमन के पास कहीं से पैसे आ गए, वो एसबीआई के पास गया और उसने पैसा चुका दिया। अगर एसबीआई ने तब तक ज्वेलरी नहीं बेची हुई,
तो अमन के पास राइट है कि वो ज्वेलरी अपनी वापस ले सकता है। अगर एसबीआई ने सोल्ड नहीं की, अगर सोल्ड नहीं हुई है बाय द पॉनी, तो पॉनर के पास राइट है कि अगर उसने पैसे चुका दिए, ऑल्दो डेट निकल चुकी है, लेकिन अगर वो पैसे पे कर देता है तो उसके पास राइट है अपनी ज्वेलरी को वापस लेने का। ओके, प्लेज में क्या होता था, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता था, हाइपोथिकेशन में भी सेम चीज है। लेकिन प्लेज में क्या था, जो पोजेशन था, पोजेशन किसके पास जाता था, बैंक के पास जाता था, लेंडर के पास जाता था। बट इन द केस ऑफ हाइपोथिकेशन, अगर आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को, चाहे एग्जिस्टिंग है या फ्यूचर में आपकी होने वाली प्रॉपर्टी है, उसे आप गिरवी रखना चाहते हो, तो पोजेशन आपके ही पास रहेगा। सो यू डोंट डिलीवर द पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर मुझे कार लेनी है तो कार मेरी फ्यूचर प्रॉपर्टी होगी, उसको गिरवी रख के मैं कार के लिए लोन ले लूंगी, कार मेरे पास रहेगी। बट इफ आई default in the payment of the loan, then bank can take the possession of my car and sell it to recover the money. तो एक तरीके से फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा मेरी कार पे, लेकिन वो क्रिस्टलाइज कब होगा, जब मैं डिफॉल्ट कर दूंगी। ठीक है, तो यहां पे ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी और बैंक को बस प्रायोरिटी मिल जाएगी कि अगर डिफॉल्ट होगा तो बैंक फिर पोजेशन ले सकता है। अब कई बार ये एक अग्रीमेंट जो होता है, हाइपोथिकेशन की जो डीड होती है, उसमें ये क्लॉज ऐड कर दिया जाता है कि अगर क्रेडिटर चाहे, जो लेंडर है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि अब आप पोजेशन ऑफ गुड्स हमें दे दो। ठीक है, तो अगर ये क्लॉज ऐड किया जाता है और बैंक अगर इस क्लॉज को इन्वोक करता है, फिर ये हाइपोथिकेशन क्या बन जाएगा, प्लेज बन जाएगा। तो ये क्लॉज भी ऐड किया जा सकता है। अब हाइपोथिकेशन जो है वो मॉर्टगेज से कैसे डिफरेंट है। हाइपोथिकेशन में जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, आपकी कार है वो मूव कर सकती है। मॉर्टगेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड है या बिल्डिंग है वो इन्वॉल्व होते हैं। मॉर्टगेज जब क्रिएट होती है तब आप अपना जो इंटरेस्ट है आपकी प्रॉपर्टी में वो बैंक को ट्रांसफर कर देते हो या लेंडर को ट्रांसफर कर देते हो। हाइपोथिकेशन के केस में सिर्फ एक चार्ज क्रिएट करते हो, इक्विटेबल चार्ज क्रिएट करते हो अपनी प्रॉपर्टी पे कि बाय चांस अगर लोन नहीं रिपे होता तो फिर बैंक जो है वो पोजेशन ले सकता है। ठीक है, उसके बाद है ये फैसिलिटी सिर्फ रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स को ही ऑफर की जाती है जिनकी इंटेग्रिटी पे कोई भी डाउट नहीं है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, हाइपोथिकेशन हो सकता है, बट इंटेग्रिटी पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बैंक ज्यादा जिनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उन्हें हाइपोथिकेशन की फैसिलिटी दी जाती है। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी हाइपोथिकेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी जो चार्ज क्रिएट किया गया है हाइपोथिकेशन में प्रॉपर्टी पे, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द केसेस वेयर हाइपोथिकेशन इज यूज्ड। जैसे अब मेरी फैक्ट्री है, तो मेरी फैक्ट्री मान लो कपड़ा बनाने की, तो वहां पे धागे पड़े हैं जो भी कपड़ा नहीं बने हैं, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। तो अगर मुझे अपने कच्चा माल है उसे अगर गिरवी रख के लोन लेना है तो बेस्ट क्या रहेगा, हाइपोथिकेट करना कि पोजेशन मेरे पास ही है, लेकिन अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ तब बैंक पोजेशन ले लेगा। और ऐसी चीजें जिनको कांस्टेंट फैक्ट्री में हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है उन पे भी हाइपोथिकेशन ही होता है, या शोरूम पे जो सामान पड़ा है, गुड्स हैं जो शॉप पे पड़े हैं, जो डे टू डे बिजनेस में यूज होने वाले हैं, उन पे हाइपोथिकेशन क्रिएट किया जाता है कि बैंक के पास रख के कोई फायदा नहीं है, हमारे पास रहे तो बेहतर है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है हाइपोथिकेशन का, पहली बात तो जो बोरोवर है उसी के पास पोजेशन है, तो बैंक का कंट्रोल कम हो गया उस सामान पे, कई बार फ्रॉडुलेंट डीलिंग्स भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सिक्योरिटी है वो कम हो जाए। कैसे, जैसे मैंने लोन लिया बैंक से, आपके पास भी सेम गुड्स को हाइपोथिकेट कर दिया, कहीं और भी कर दिया, दो तीन जगह पे कर दिया, तो आपका इंटरेस्ट जो फर्स्ट बैंक है उसका डाइल्यूट हो जाएगा। कल अगर मैं डिफॉल्ट करती हूं तो तीन तीन बैंक्स आ जाएंगे सेम गुड्स को पकड़ने, और रियलाइजेशन के पास से पैसे भी कम बचेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू अगर फ्लक्चुएट कर रही है, तो लोन जिस वैल्यू पे दिया था और बाद में जब एसेट को रियलाइज किया, पहली बात तो कई बार बेचना मुश्किल हो जाता है, तो वो सारी चीजें जो हैं दिक्कत ला सकती हैं हाइपोथिकेशन में। तो बैंक्स कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जिस चीज पे एक बार बैंक ने हाइपोथिकेशन करके लोन दे दिया, बाकी बैंक्स उस पे हाइपोथिकेशन करके लोन ना दें। और अगर मान लो फैक्ट्री में मेरा सामान है
जो मैंने हाइपोथिकेट किया है, तो बैंक हो सकता है बोर्ड्स लगवा दे डिस्प्ले करते हुए कि ये वाला सामान हाइपोथिकेटेड है, और बैंक मुझसे पीरियोडिकली स्टेटमेंट भी मांग सकता है मेरे स्टॉक की जो मैंने गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि स्टॉक तो मूविंग है, तो उसकी जो पीरियोडिक स्टेटमेंट्स है वो बैंक मांग सकता है। और कंपनीज के केस में तो जिन चीजों को हाइपोथिकेट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है चार्जेस का विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और हाइपोथिकेशन डीड बनती है, रिटन डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें सारे क्लॉजेज ऐड किए जाते हैं कि बैंक का क्या इंटरेस्ट है, कौन से गुड्स हैं, और बोरोवर ने क्या क्या शर्तें मानी हैं, अगर कोई इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है तो क्या है, बैंक की क्या राइट्स हैं। तो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसकी स्टेट लॉज के हिसाब से स्टैंपिंग भी होती है, तो इससे बैंक के राइट्स सेफ गार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू लियन। राइट टू लियन भी एक बैंक का राइट है कि अगर उनके पास कोई गुड्स एंड सिक्योरिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उनकी पोजेशन में आए हैं, तो उन पे उनका एक इम्प्लाइड प्लेज का राइट है, राइट टू लियन है, कि वो उस सामान को अपने पास तब तक रिटेन कर सकते हैं, गुड्स एंड सिक्योरिटीज को, जब तक कि उनकी बैंक की डेट ना पे करी जाए। तो एक इम्प्लाइड प्लेज है, स्पेशली जहां पे बिल्स, नोट्स या चेक्स इन्वॉल्व होते हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो बैंक के पास राइट होता है लियन का। ठीक है, तो बैंकर की लियन अलाउ करती है बैंक को कि मनी, फंड्स या सिक्योरिटीज को यूज किया जा सके कस्टमर के को अपनी डेट को वसूलने के लिए। तो ये बैंक का राइट है कि बैंक के पास जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आए हैं, उन्हें वो अपने पास तब तक रिटेन या पोजेस करके रख सकते हैं जब तक कि उनका लोन का पैसा ना चुकता हो। जो राइट टू लियन है उसे एक्सरसाइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, अ स्पेसिफिक अग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इम्प्लाइड है एक तरीके से ये राइट बैंक का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ठीक है, जब तक ये एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड ना हो, ये राइट बैंक का माना जाएगा। अब कंडीशन क्या है बैंक के पास अपना एक्सरसाइज करने के लिए राइट टू लियन? बैंक के पास जो सामान है वो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आना चाहिए। अगर मान लो मैं बैंक गई, मैं गलती से अपना पर्स भूल गई, तो ये नहीं कि बैंक उस पर लियन का राइट एक्सरसाइज कर लेगा कि अब ये तो आप बैंक में छोड़ गए थे, अब ये तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक आप अपना लोन नहीं चुकाते। तो ऐसा नहीं होता है। या मैंने बैंक को अपने घर के कागज दिए संभालने के लिए, बैंक उस पे लियन का राइट मान ले, ऐसा नहीं होता है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब यहाँ पे जो पोजेशन है बैंक के पास वो लॉफुली होनी चाहिए। कोई चोरी का सामान है वो भी नहीं माना जाएगा, उस पर भी राइट टू लियन नहीं होता है। एंड कोई भी ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ होना चाहिए मेरे और बैंक के बीच में, मान लो कि जिसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि मेरे सामान पे कभी भी, किसी भी मनी पे, सिक्योरिटीज पे कभी भी बैंक का राइट टू लियन नहीं होगा। अगर एक्सप्रेसली मैंने एक्सक्लूड करवा दिया तो फिर राइट टू लियन बैंक का नहीं होगा। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सामान दिया है, कुछ भी बैंक को, मैंने कुछ गिरवी रखा है, कुछ लॉकर में रखा है, तो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बैंक को चीज दी गई है उस पे बैंक अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ऑर्डिनरी नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर उनके पास कोई गुड्स एंड सिक्योरिटीज आए हैं, उन पे बैंक अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज कर सकता है। देन देयर इज राइट टू सेट ऑफ। बैंक का राइट टू सेट ऑफ क्या होता है? मान लो देयर इज अ कस्टमर, उसने बैंक से एक लोन लिया है 10,000 रुपीज का, ओवरड्राफ्ट हो रखा है, तो एक तरीके का लोन ही होता है ओवरड्राफ्ट। दूसरा, उसी बैंक में उस पर्सन का 20,000 रुपीज का एक अकाउंट में पैसा पड़ा है, सेविंग्स अकाउंट में 20,000 रुपीज पड़ा है, दूसरा एक तरफ ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है। अब बैंक ने मल्टीपल टाइम्स नोटिस भेजा कस्टमर को कि आप अपना ये 10,000 का ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दो, कस्टमर ने नहीं किया। उसके बाद बैंक नोटिस भेज देगा कस्टमर को कि आपने बार बार कहने पे भी ये पैसे नहीं पे किए, तो हम आपके अब डिपॉजिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट पे राइट टू सेट ऑफ अपना यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको राइट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोला जाता है। तो इन दोनों को एक अकाउंट मान लिया जाएगा, तो ये जो पैसा है ये वसूलने के लिए इसमें से 10,000 काट लिए जाएंगे। तो ये बैंक का राइट टू सेट ऑफ होता है। तो इसमें मल्टीपल कंडीशंस है जहां पे ये राइट अप्लाई होता है, नहीं होता है। देखो, अगर डिपॉजिट है मान लो ए के नाम पे और लोन ए ने लिया है या ए के प्रोप्राइटरशिप फर्म ने लिया है, तो यहाँ पे लोन चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे है चाहे ए के नाम पे है, अगर ए के नाम पे कोई डिपॉजिट है तो राइट टू सेट ऑफ लग जाएगा, पैसे वसूल लिए जाएंगे। दूसरा है, मान लो ए और बी ने मिलके लोन लिया था, अब ए और बी ने ये लोन नहीं चुकाया,
तो ए का अगर इंडिविजुअल भी कोई पैसा पड़ा है, डिपॉजिट पड़ा है बैंक के पास, तो बैंक उस पर राइट टू सेट ऑफ लगा सकता है। अब मान लो एक एबीसी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए पार्टनर है और लोन किसके नाम पे है, इस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे जिसमें ए पार्टनर है। तो अगर ये पार्टनरशिप फर्म अपना लोन नहीं चुकाता है तब भी ए जो है उसका पर्सनल जो डिपॉजिट है उसे यूज किया जा सकता है राइट टू सेट ऑफ के अंडर पैसा वसूलने के लिए। देन डिपॉजिट किसके नाम पे है, ए और बी दोनों के नाम पे जॉइंट है। लोन सिर्फ ए ने लिया है या ए के प्रोप्राइटरशिप फर्म ने लिया है, लेकिन अकाउंट तो दोनों का मिलके है, डिपॉजिट अकाउंट दो जनों का जॉइंट है। तो यहां पे ए और बी के जॉइंट अकाउंट पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, फिर मान लो जो डिपॉजिट है वो एबीसी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है, लेकिन लोन ए के नाम पे है, लोन ए के नाम पे है जो कि एक पार्टनर है इस पार्टनरशिप फर्म में। तो यहां पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। देखो अगर पार्टनरशिप फर्म का लोन है तो फिर ए का पैसा उठा लिया जाएगा, सेट ऑफ लग जाएगा। लेकिन अगर लोन ए का इंडिविजुअल है तब पार्टनरशिप फर्म के डिपॉजिट को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ एक का पैसा थोड़े ना है, ए बी सी मल्टीपल पार्टनर्स का पैसा है। उसके बाद मान लो लोन ए ने लिया है और वो डायरेक्टर है कंपनी का, उस कंपनी का जो अकाउंट है बैंक में, क्या उस पे राइट टू सेट ऑफ लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो एबीसी लिमिटेड का पैसा है और ये डायरेक्टर है, इसने अपना पर्सनल लोन लिया है, तो उस पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। उसके बाद है लोन बाय ए एज अ ट्रस्टी, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का पैसा बैंक के पास पड़ा है डिपॉजिट में, लोन लिया है ए ने, ए जो है इस ट्रस्ट में ट्रस्टी है, तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोन ले रहा है, ट्रस्टी ने सिर्फ पैसा संभालना होता है, उसके अगेंस्ट वो लोन नहीं ले सकता। तो ये उसका पर्सनल लोन है, उसके लिए ट्रस्ट के पैसे पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन है, डिपॉजिट बी के नाम पे है, बी कौन है, लोन का गारंटर है, ए ने लोन लिया ना, तो यहां पे बी कौन है, वो गारंटर है। इस केस में भी बी के डिपॉजिट को यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसने गारंटी दी है, तो अब ए नहीं लोन चुका रहा, तो बी के डिपॉजिट अकाउंट पे भी राइट टू सेट ऑफ लगता है, लेकिन राइट टू सेट ऑफ लगने पे पहले नोटिस भेजा जाता है, फिर राइट टू सेट ऑफ लगता है। नाउ आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन दैट जब भी राइट टू सेट ऑफ लगाना है तो बैंक कस्टमर को नोटिस देता है कि राइट टू सेट ऑफ हम लगा रहे हैं, बट देर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे ऑटोमेटिकली राइट टू सेट ऑफ लग जाता है बिना कस्टमर को नोटिस दिए। अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है या वो इंसेन डिक्लेयर हो जाता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया निकल गया, तो राइट टू सेट ऑफ अपने आप लग जाता है बिना नोटिस के। अगर पार्टनरशिप फर्म में इंसॉल्वेंसी हो जाती है, पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है या कंपनी वाइंड अप हो रही है, तब भी राइट टू सेट ऑफ ऑटोमेटिकली लग जाता है, किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर गार्निशी ऑर्डर आ गया, जो बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उस पर गार्निशी ऑर्डर आ गया, गार्निशमेंट आई होप आप लोगों को पता है कि अगर मैंने पैसे लिए, मेरा नाम है मेघा और मैंने पैसे लिए हैं वरुण से, और मैं अब ये पैसा नहीं चुका रही, तो वरुण कोर्ट चला जाएगा कि ये मेरे पैसे नहीं चुका रही है, तो कोर्ट क्या करेगा, मेरे बैंक को ऑर्डर देगा कि बताओ मेघा के पास पैसे पड़े या नहीं पड़े। बैंक फिर सारी डिटेल्स कोर्ट को भेजेगा, कोर्ट फिर मेरे बैंक को ऑर्डर भेजेगा, गार्निशमेंट ऑर्डर भेजेगा, जिसमें बोला जाएगा कि ये मेघा के जो पैसे हैं इन्हें फ्रीज करो और इन्हें यूज करो वरुण का पैसा चुकाने के लिए। तो जब ये गार्निशमेंट ऑर्डर आ जाता है ना, तो पहले बैंक का राइट टू सेट ऑफ ऑटोमेटिकली लग जाता है, बचे हुए पैसे पे फिर गार्निशमेंट ऑर्डर लगता है। अगर बैंक को ये पता लग जाए कि ये जो पैसा पड़ा है, ये जो बैलेंस पड़ा है, ये कस्टमर ने किसी और को असाइन कर दिया, असाइनमेंट कर दी इसकी कहीं और, वहां पे भी फिर जैसी बैंक को पता लगता है कि इसने तो ऑलरेडी कहीं और असाइन कर दिया है, तो वो फिर अपना राइट टू सेट ऑफ लगा सकता है बिना कस्टमर को नोटिस दिए। अदरवाइज हर सिचुएशन में बैंक कस्टमर को पहले नोटिस देता है, फिर राइट टू सेट ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स लगाता है। चलिए अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। सो व्हाट इज अ प्लेज एज डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्लेज का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नहीं। प्लेज इज अ सेल ऑफ गुड्स, नहीं। इट इज एन बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। तो जब आप अपने गुड्स बेल करते हैं, गिरवी रखते हैं, और जिसके बदले में आपको लोन मिलता है, और अगर जब आप पैसा चुका देते हैं तब आप अपने गुड्स का जो पोजेशन अपने पास वापस ले सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ प्लेज बी लीगली क्रिएटेड।
फॉर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, नो, प्लेज फ्यूचर गुड्स के लिए नहीं होता, प्लेज एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए होता है। ठीक है, अ प्लेज कैन बी क्रिएटेड विद गुड्स दैट द पॉनर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इन द फ्यूचर, नहीं, फ्यूचर की तो बात ही नहीं, एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए। सो प्लेज कैन बी क्रिएटेड ओनली विद द एग्जिस्टिंग गुड्स दैट आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल एंड करंटली इन द पोजेशन ऑफ अ पॉनर। तुम्हारे पास गुड्स हैं, आइडेंटिफाइबल हैं, उन्हें गिरवी रख के तुम लोन ले सकते हो, प्लेज क्रिएट कर सकते हो। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज असेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू डिटरमिन द हाइपोथिकेशन when hypothecation is commonly used. Hypothecation is used for securing loans against goods that are still in the manufacturing process and cannot be physically possessed by the lender. ठीक है, बैंक हाइपोथिकेशन में क्या करता है कि गुड्स जो है वो बोरोवर के पास ही रहते हैं, हो सकता है अभी प्रोसेस में ही हो, और उनके अगेंस्ट वो लोन दे सकता है। ठीक है, इट इज प्रेफर्ड फॉर आइटम्स दैट आर डू नॉट रिक्वायर एनी हैंडलिंग और मूवमेंट, तो ऐसा गलत है। जिन आइटम्स को कांस्टेंट हैंडलिंग की जरूरत होती है वो फिर लेंडर बोरोवर के पास ही रहने देता है। ठीक है, तो सेकंड तो नहीं होगा, तो आप बिना पढ़े बता सकते हैं, बाकी के ऑप्शंस के ए करेक्ट आंसर है। हाइपोथिकेशन इज सुटेबल फॉर गुड्स दैट नीड कांस्टेंट हैंडलिंग, बिल्कुल सही। दिस टाइप ऑफ चार्ज इज एडवांटेजेस फॉर गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप और शोरूम विच आर सोल्ड एंड रिप्लेनिश्ड रेगुलरली। ठीक है, तो स्टॉक आता जाता रहता है, लेकिन हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। सो 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।